ये सत्य है। फिल्म के नाम पर बेच रहे हैं कश्मीरियों को। यहाँ मत आइए प्लीज, प्लीज ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, ये पेट्रोल शोभा नहीं देते। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप कहता है ये नौटंकी है? कौन कहता है ये नौटंकी है? अरे शर्म आनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। एक दौर था जब पूरे भारतवर्ष का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन मैं आज कहता हूं कि कट्टर था भारत छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग इस देश में तालिबानी कट्टरता का जहर घोल रहे हैं। बंगाल में 8 लोगों को पहले तड़पाया गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वो कंकाल देखकर रूह कांप जाए। एक और कट्टर सोच है जो शरिया को संविधान से ऊपर रख रही है। ये लोग कहते हैं कि कोर्ट कौन होता है हमारे धर्म से जुड़ी बातों पर फैसला सुनाने वाला। कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में हो तो सब कुछ जायज है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फैसला इनके मन के मुताबिक ना हो तो ये जज से लेकर कोर्ट तक सब पर सवाल खड़ा कर देते हैं। जजों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, 32 साल पुराना दर्द, एक फिल्म के जरिए दुनिया के सामने आया तो कुछ लोग इसके भी खिलाफ खड़े हो गए। कहने लगे कि यह सच्चाई छुपा कर रखो, दबा कर रखो। यहां तक कहा गया जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, अब इसे भूल जाओ। इस कट्टर सोच पर बहस बेहद आवश्यक है। इस सोच पर प्रहार बेहद जरूरी है। इसलिए आज मैं जनता जनार्दन के बीच, युवाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस खड़ा करने जा रहा हूं। कट्टरता भारत छोड़ो, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। कट्टरता किसी भी लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह होती है। परेशान करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में अब कट्टर सोच सारी हदें और दायरे पार कर रही है। कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ फैसला आया तो इसका खुलेआम विरोध हुआ। जज को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। ಈಗಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ವೈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ। बंगाल में तो कट्टर सोच वाली हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया, वो किसी भी सभ्य समाज के दामन पर धब्बा है। वारदात के 72 घंटे बाद ममता बनर्जी ने इलाके का दौरा किया, लेकिन ये दौरा कम और स्वागत समारोह ज्यादा लग रहा था। खाने हाचलेও চলে যাচ্ছে কোটে, কাশলেও চলে যাচ্ছে কোটে। গন্ডায় গন্ডায় उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, गुजराते है। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पे गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। अब जरा सोचिए, 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों का दर्द दुनिया के सामने आया तो इसे भी हिंदू मुस्लिम वाले तराजू में तौला जाने लगा, जबकि फिल्म कट्टरता और जिहादी सोच पर चोट करती है। कट्टर सोच वाले ये कुछ ही मामले नहीं है, बल्कि फहरिस्त काफी लंबी है। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जजों की भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को तो Z+ सुरक्षा देनी पड़ी थी। अयोध्या में मंदिर का ताला खोलने का आदेश देने वाले तत्कालीन जिला जज KM पांडे को तो कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और सऊदी अरब से भी उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। याकूब मेमन की अंतिम अपील नामंजूर करने वाले जस्टिस दीपक मिश्र को भी धमकियां मिली थी। आखिर ये कौन लोग जो खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं? बड़ा सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान इस सन की मानसिकता से चलेगा या फिर बाबा साहेब के संविधान से?
तो आज इस कट्टर सोच पर सबसे बड़ी बहस होगी। मेरे साथ युवा हैं जो अपने दिल की बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े तस्लीम रेमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोहेब जमई जुड़ रहे हैं आईएमएफ के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं शुरुआती दौर में 60 सेकंड दूंगा, आप अपनी बात को रखिए। मैं शुरुआत शोहेब जमई आपसे करता हूं। क्या शरिया संविधान से ऊपर मानते हैं आप? 60 सेकंड। अमीश जी, इस देश का हर एक मुसलमान, हर एक नागरिक इस देश के संविधान से बंधा हुआ है और मैं समझता हूं कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करने का तो अधिकार हम रखते हैं, लेकिन कोई कोर्ट के जजों को कोई धमकाए तो वो फ्रिंज एलिमेंट, उस पर कानून का डंडा चलता है और चलना भी चाहिए। लेकिन जब हम कोर्ट की ये जजमेंट से डिसएग्री होते हैं तभी हम हायर कोर्ट में जाते हैं, जस्टिस सीख करते हैं। सबरीमाला के केस में भारतीय जनता पार्टी या फिर हिंदूवादी पक्ष जो हैं वो डिसएग्री कर गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी नहीं माना, फिर उसके बाद भी कहे कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है हिंदुओं के धार्मिक मामलों में दखल देने का, नहीं माना, अभी भी नहीं मानते। तो सवाल यह है कि कट्टरता सिर्फ एक तरफ की नहीं है, आप पार्ट 2 हमेशा भूल जाते हैं। कट्टरता यह है कि सत्ता के संरक्षण में जब गुंडे गली गली में दुकानें बंद करवाते हैं, मंदिरों के बाहर मुसलमान की दुकान नहीं हो सकती, फिल्मी थिएटर में यहां से नारे लगते हैं कि हथियार उठा लो, तो ये सारे कट्टरता जो है ना, मुझे लगता है देश के लिए आपके घातक है। कंप्लीट हो गए। और ये सत्ता के संरक्षण मैंने में। किसी का धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इसमें हिंदूवादी गुंडे भी लेके आ गए, आप सबरीमाला भी लेके आ गए। लेकिन सबरीमाला क्या विषय था और सबरीमाला का निर्णय जब आया, किसने किसको धमकाया और किसने टीवी डिबेट में आके ये बोला कि हम नहीं मानेंगे चाहे जो कर लो? आपने मेरे कार्यक्रम के अंदर बोला कौन होता है कोर्ट ये फैसला करने वाला कि हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा है कि नहीं है? ये आपने मेरे कार्यक्रम में बोला। अब आपका 60 सेकंड हो गया, आपका 60 सेकंड हो गया। संबित पात्रा, आप बिल्कुल संबित पात्रा को आने दीजिए। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। 60 सेकंड का आपका दौरा है और मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष, समूचा विपक्ष, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, जाने माने धार्मिक मुस्लिम चिंतक, ओवैसी साहब की पार्टी कहती है ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, कट्टर सोच तो बीजेपी वालों की है, ये राम मंदिर भी बनवाते हैं, ये 370 भी हटवा देते हैं, इसलिए कट्टर सोच आपकी है। अमीश भाई, मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा और जो प्रचलित है वो बताऊंगा। आप चिंता कर लेना किसके लिए कह रहा हूं। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो कहती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और इस कारण से हम पत्थरबाजी करते हैं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए हमने AK-47 उठा के लोगों को भूना है। जब उनसे पूछा जाता है आप आतंकवादी क्यों बने, हमारे पे अत्याचार हुआ इसलिए हम आतंकवादी बने। और दूसरा वर्ग वो है, 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मगर एक उस वर्ग में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बंदूक उठाया, जिसने पत्थरबाजी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिक्चर बनाई, 32 वर्ष बाद ले देकर पैसे भीख मांग करके एक मूवी बनाई और दूसरे सोच वाले लोग उस मूवी पर भी हंस रहे हैं। ये मूवी क्यों बनाई? तुम्हारे को तो ये परमिशन नहीं है। द मूवी स्प्रेड्स हेट्रेड, यह मूवी घृणा फैलाता है। मारने वाला घृणा नहीं फैलाता है, बम से उड़ा देने वाला घृणा नहीं फैलाता है, महिलाओं का रेप करने वाला घृणा नहीं फैलाता है। मुझे आश्चर्य है, इस देश में सेक्युलरिज्म के कारण आज हम उस परिस्थिति में खड़े हैं, मूवी बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला घृणा फैलाता है, आतंकवादी घृणा नहीं फैलाते। यही कट्टरवादी सोच है। जी, आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर रेमानी, आपका वक्त है। डॉक्टर रेमानी, हिजाब पर विवाद खड़ा होता है और जब कोर्ट फैसला देती है तो जजों को धमकी मिल जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर तो एक जज ने जब आतंकी को सजा सुनाई, उसको चौराहे पर 32 साल पहले मार दिया गया था। 32 साल पहले और 32 साल बाद कहानी वहीं की वही है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, गालिब ने कहा था। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कट्टरता किसी महज़्ज़ब समाज का हिस्सा नहीं हो सकती और कट्टरता जिस जानिब से भी हो,
वो समाज का वो हिस्सा हमारा पीड़ित हिस्सा है, वो पीड़ित मतलब वो बीमार हिस्सा है, उस हिस्से को काट के फेंक देना चाहिए। आपने जिस अंदाज से इस प्रोग्राम को अभी शुरू किया और जितने क्लिप्स आपने टेलीविजन पे अपनी रिपोर्ट में दिखाए, जो संबित जी ने अभी जिस अंदाज से बात की, आप नाम नहीं ले रहे बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करता हूं कि आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने तमाम अंदाज से बता रहे हैं कि कट्टर इस देश में सिर्फ मुसलमान कट्टर है। तो क्या मैं आज एक अदालत में खड़ा अच्छा, हूं? मेरा कोई क्योंकि एग्जांपल मेरा गलत ताल्लुक था, उस समाज से मेरा है कोई जिस पर आप एग्जांपल गलत कट्टर था, अगर मेरा कोई एग्जांपल गलत था तो मुझे बताइए। यकतरफा है, आपने इसके पैरेलल नहीं तो और बताइए ना, examples कहां दिखाने चाहिए। जैसे आपके Truth साथ आना लोग चाहिए हैं, सामने। कहा कश्मीरी हिंदुओं का अगर पलायन हुआ तो मैं क्या बोलूं, कश्मीरी मुसलमानों का पलायन हुआ। नहीं, हिजाब हुआ बैन पर ना। अगर हिजाब बैन के बाद अगर जजों को धमकी दी गई तो मैं क्या बोलूं, नहीं हिजाब बैन के बाद धमकी नहीं दी गई, दूसरे मामले पे धमकी दी गई है, मैं क्या बोलूं, मुझे बताइए ना आप। नहीं आपके पास कोई भी और एग्जांपल अगर नहीं है। बंगाल के अंदर फिर मुझे नरकंकाल मिले हैं 8, तो मैं क्या बोलूं, अरे साहब, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता वही है जिसे आप कट्टर कह रहे हैं। खरबूजा छुरी पे, आप देख लीजिए बंगाल में जिस घटना का आप बंगाल में जिक्र कर रहे हैं, खरबूजा छुरी पे गिरे तो अभी खरबूजा कट रहा है, और छुरी खरबूजे पे गिर जाए तो अभी खरबूजा कट रहा है। हम तो माले मुफ्त बने हुए हैं कि जहां चाहो उठा के हमको काट डालो और फिर हम ही को कट्टर कहो। कितनी जहां डाल जाओ और आपको काट डालो और फिर हम ही को आपने धर्म संसद क्यों नहीं दिखाया? आपने रिपोर्ट में धर्म संसद क्यों नहीं दिखाया? आपसे आपका ताल्लुक किस बात से है? धर्म संसद ठीक है, की शिवम प्रोसीडिंग त्यागी। क्यों नहीं दिखाई? शिवम मैं त्यागी। पूछ रहा हूं आपसे। अमीर जी, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है कि मुझे बीमारी है। आजादी के पहले से लेकर आज तक क्या कुछ लोग मानते हैं कि वो कट्टर है? नहीं मानते वो लोग। मतलब आज जज को सुरक्षा दे दीजिए, फिर डायरेक्टर को सुरक्षा दे दीजिए, फिर कोई यहां डिबेट में खड़े होकर बात करेगा उसको सुरक्षा दे दीजिए। कितनों को, क्या 80-100 करोड़ को सुरक्षा दे पाओगे? नहीं। मुझे लगता है कि कट्टरता के लिए सबसे पहले ये उस बात को एक्सेप्ट करें। राम मंदिर के वर्डिक्ट पे क्या इस देश में एक समाज ने उसको एक्सेप्ट किया? चलिए, लोअर कोर्ट ने मैं नहीं माना, हायर कोर्ट में नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आपको, क्या ये माने? नहीं माने। मथुरा की बात होती है, क्या ये इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। काशी विश्वनाथ की बात होती है, क्या इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरियों को जो घर से बेघर कर दिया, और आज तो फिल्म भी है, चलिए फिल्म की जरूरत नहीं है समाज को, लेकिन क्या किसी ने आज तक अभी तक कोई ये कह रहा है कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उनको वापस लाना चाहिए, हम भी साथ देंगे? नहीं। मुझे लगता है कट्टरता को खत्म अगर करना है तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर तबका, खास तौर पर, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर वो कहीं ना कहीं कट्टर हैं, और उसके लिए जरूरी है कि नाम नहीं, मैं तो कहता हूं नेम एंड शेम किया जाए। कब तक नामों से बसते रहेंगे कि नहीं नाम मत लीजिए, इसका मत लीजिए, उसका मत लीजिए, सबका लीजिए और नेम एंड शेम कीजिए। जी, क्या आपको लगता है बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है कि एक बीमारी है, लेकिन ये कैंसर है, ये कैंसर की तरह बढ़ता जाएगा और एक दिन खा लेगा? जिस देश में सत्ता के संरक्षण में कट्टरता फैले वो ज्यादा घातक है। दूसरा पक्ष कमजोर, वो रिटेलिएट कर सकता है, बोल सकता है। रिटेलिएट कैसे? मतलब अरे रिटेलिएट क्या कर सकता है? आप यहां से गोली मार रहे हैं, सामने वाला यहां से डंडा लेके चला गया। आप तलवार लेके आ गए दुकान पे मियाँ जी को मारने के लिए, और सामने वाला यहां से कुर्सी फेंक दी। अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो। सवाल ये है कि कट्टरता क्यों फैलाई जा रही है? अमरोहा में तो पत्थर फेंक रहे थे लोग। एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि इस देश के मुसलमानों ने पिछले 70 सालों में कोई धर्म संसद करके कभी कहा हो कि फला यहां से लोगों को यहां से मार दो और हथियार उठा लो? कभी इस देश के मुसलमानों ने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हथियार उठा लो? नहीं। किसी देश के बड़े यहां से ऐसे संगठन नहीं है जिसने ये कहा। लेकिन हाँ, हुआ इस देश में कार्रवाई हुई है और किसी ने उनका संरक्षण नहीं किया। ये लेकिन लगातार हो रहा है। कश्मीर के अंदर, इस देश में लगातार हो रहा है। वहाबी सोच के कारण कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित करना पड़ा है। कश्मीर में आ रहे हैं। मैं 10 सेकंड, अब आपने बोला, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बातों के कश्मीर के जेनोसाइड की बात हो रही है। इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा जेनोसाइड जो हुआ 1947 के बंटवारे के बाद, वो जम्मू के उधमपुर में हुआ, जहां 2.5 लाख कश्मीरी मुसलमानों को कत्लेआम करके यहां से गड्ढे में डाल दिया गया, ट्रक बाय ट्रक। यह इतिहास जाके विकिपीडिया में भी पढ़ लीजिए, वो भी 84,000 आंकड़ा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा जनसंहार 2.5 लाख जम्मू के अंदर,
ये पढ़िए, कभी देश ने बताया नहीं, कभी टीवी में ये मामला आया नहीं, मैंने आज बताया है। देश इसको पढ़ना चाहे ठीक है, तो पढ़ मैं सकता अब है। क्योंकि 47 की बात हुई है तो दूर तलक जाएगी। ओके डॉक्टर पास 47 के बाद, बंटवारे के बाद ये हुआ, उधमपुर जम्मू में। बड़े ध्यान से मैंने सुना, तस्लीम रहमानी जी ने एक शेर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं, और जब धड़ाम करेंगे तो बदनाम होंगे। नहीं नहीं, ये सुनने में तो बात ही आपको अंदाज अलग लग रहा होगा, मगर सोच के देखिए, मगर विक्टिम हो, धड़ाम करने के बाद भी बोलते हैं हमने तो केवल आह किया है। मतलब आप सोचिए, यहां पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता जनार्दन से पूछिए जाके कौन क्या कर रहा है, सबको सब पता है। मैं किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं। इस्लाम और इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म में पार्थक्यता है, भिन्नता है। इस्लाम एक धर्म है, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। हमारे पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटल, ये संग करते हैं। बीजेपी सत्ता जिसका संरक्षण है, सीरिया में बीजेपी, मोदी जी ने संरक्षण दिया था। आप बताइए, मोदी जी अरे करो करो करो, फोड़ो फोड़ो बम, ये मोदी जी कर रहे थे सीरिया में जाके। ये सब तालिबान में जो हो रहा था, ये अमित शाह जी जाके संरक्षण दे रहे थे। आप देख रहे थे तालिबान में क्या। और मुझे तकलीफ इस बात की है अमित जी कि आपके शो में बैठकर यहां मौजूद लोगों ने कहा था इस जो हमारे सरकार है इससे अच्छे तो तालिबानी हैं, हम तालिबानों का समर्थन भी करते हैं, लोगों ने कहा था, आपके शो में कहा था। आप याद करिए, जजों को मारने की बात। सिर्फ इन लोगों ने नहीं कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी कहा। और आप यहां जजों को वाई कैटेगरी, Z+ कैटेगरी सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। आपने यहां पर अभी साउथ के मंदिरों के बारे में भी बात की। आप बता दीजिए कौन से हिंदू विषय में कोई जजमेंट दिया गया हो और किसी जज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता पड़ी हो? नहीं पड़ी है। मगर JNU के अंदर सारे ऑपोजिशन मौजूद थे। नारा क्या था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और कौन है अफजल के कातिल? जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को कातिल बना करके अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। नीलकांत टप्लू, नीलकांत जी। सर मैं बीच में कट्टरपंथी यही होती है, बीच में बोलना। देखिए, शांति हमसे ही सीखिए। नहीं, आप देखिए, हमसे शांति सीखिए। थक गए हैं। नहीं थका। कितना पोस्टर लगा के आए? सर देखिए, मैं शांति से पिक्चरों के पोस्टर लगा, मैं शांति से। कितना पोस्टर लगाया? किसी की त्रासदी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं जवाब दूंगा, पोस्टर लगा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं, क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं। एक सेकंड जी। मैं पोस्टर पे आप भी लगा रहे हैं पोस्टर क्या? पहला मैं पोस्टर कितना पे पोस्टर लगाया? पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने, पिक्चरों से मसले हल नहीं हो गए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल सर, आपने अमित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट अपनी करूंगा, बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 नहीं, सेकंड में आप सब 30 सेकंड में समाप्त करें, फिर आप एक मिनट बोलिए। प्लीज, आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, ऑडियंस तो इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप मेरे बोल, हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्टर लगा के आ रहे हैं? एक सेकंड मैं बोल लूं, फिर बोलेंगे। मैं बोलूं, अमित भाई, मैं आराम से। नहीं, ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इसको चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं है। मैं बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ। देखिए अमित भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर? ताहिर हुसैन। वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में। मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर पोस्टर लगाए, मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इनकी हिम्मत, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक बसाया। ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाने का विषय क्या है? एक बताइए। मैंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आर्य गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आर्य के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? हमें पता है, इनको कैंसर का ट्रीटमेंट पता है, सब कुछ। ये पिक्चर से पहले भगवान था। बिल्कुल
हम इसे पिक्चर से पहले भी हमें पता है, इनसे पूछिए। सब कुछ पता है। कि भाई तुम बाकी किसी पोस्टर को पता लगा रहे नहीं है। हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाए वहाँ, कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहाँ से? आप तो उड़ा देंगे फिर से जाके। डिस्ट्रेस सेल का क्या हुआ? आप यहाँ से जी जी जी, अब मैं ऑडियंस के पास चलता हूँ। तुम एक मजाक सेकंड। बना के रख दिया आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा हाथ खड़ा करो और सवाल पूछिए। जी पोस्टर जी, लगा रहे हो। क्या सवाल है आपका? सर मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद धर्म संसद नहीं था रे, नहीं था ना? वही वो एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना किसी नहीं देवबंद नहीं। नो एनी इस्लामिक सेमिनरीज। लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहां से आया था? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये किसने बोला गया था? ये नापाक पाकिस्तान से आया था। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कह रहा होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिदों से नारे निकले और उन मस्जिदों से नारे निकलने के बाद धर्म संसद करने की जरूरत नहीं पड़ी। कश्मीरी पंडितों को नापाक पाकिस्तान से आया था ये फतवा, जहां मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, शिवम त्यागी, एक सेकंड, वहीं से आया था ये फतवा। शिवम देखिए, अब सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जितनी भी इस तरह की त्रासदियां हुई हैं उनके पोस्टर हर एक राष्ट्रवादी को लगाने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं 84 के भी लगाइए, 47 के भी लगाइए। और ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म संसद नहीं होती। अरे धर्म संसद की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई हिंदू या फिर आपके बारे में जरा सा बोल दे, आप उसका गला काट देते हो सीधा जाकर। जरूरत क्या है? धर्म संसद तो तब जरूरत होगी ना। आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको? बताइए कितनों के गले काटे आप? जी होता क्या मतलब इस तरफ से? वो तो आप ही बताएंगे ना। देता तो आप ही है, मैं तो देता नहीं। तस्वीर मानी, ये तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये देश बदल रहा है। ये देश बदल रहा है जहां पर एक कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनती है, उसके साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आती हैं बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की, लेकिन वो नहीं चलती। ये देश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है, लेकिन उस बदले हुए देश को आप स्वीकार नहीं कर रहे। पॉइंट ये है, आपको लगता है वही 1980 वाला भारत, आपको लगता है वही 1947 वाला भारत होना चाहिए। नए भारत के अंदर आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन गए हैं तो अमरोहा में पत्थर चल गए। देखिए, आपने एतराफ़ किया और ये अच्छी बात है कि आपने एतराफ़ किया, और इसके कुछ एविडेंसेस मैं और देता हूं कैसे बदला देश। 2014 मई के महीने में जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, अभी तो योगी जी के बाद आया नहीं, तो एक स्टेटमेंट आया। बीजेपी वाले भूल जाएंगे, रहमानी साहब आप नहीं भूलेंगे। 14 मई 2014, ऐसा क्यों? आप मुझे जवाब देने की इजाजत देंगे? मैं तो खामोशी खड़ा हूं। जी जी, बोलिए बोलिए। तब एक स्टेटमेंट आया कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है, विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के आजहानी सदर अशोक सिंघल जी का। तथागत रॉय हैं जो गवर्नर थे त्रिपुरा के, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इस देश में खून के दरिया से गुजरना पड़ेगा। ये तब्दीली आई। जिस आप दिल्ली रॉयट्स की बात कर रहे हैं, उन दिल्ली रॉयट्स से पहले हमारे एक मंत्री महोदय जो सेंटर में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फरमाया कि देश के गद्दारों को गोलीबारों सालों को, गोया पुलिस और डिपार्टमेंट है ही नहीं, अब बीजेपी के लोग गोली मारने का काम करेंगे। देश बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप चाहते हैं, और आज जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसके जरिए आप बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उन लोगों को जिन्हें आप कट्टर कह रहे हैं, उन्हें अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजनशिप अपनी कबूल कर लेनी चाहिए। आप एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजनरी है इस कंट्री में वो खत्म हो जानी चाहिए, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को बड़ा हो जाना चाहिए, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप और उसके वोटिंग राइट एंड ऑल दिस थिंग, उनको हाशिए पे, मार्जिन पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए। और इसके लिए हमको कबूल कर लेना चाहिए कि ये डबल इंजन की सरकार, ये मोदी की सरकार, ये अमित शाह जी की सरकार, ये योगी की सरकार आ गई है। भारत बदल गया है। अब तुम वो 80 वाले नहीं हो, अब तुम वो सेकुलर नहीं हो। अब यहाँ हम आके बैठे हैं जो सरकार वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने आई है। 2014 से पहले भारत सेकुलर था। मंत्रियों ने कहा कि सेकुलर भारत के अंदर, उस सेकुलर भारत के अंदर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने आए, 2014 से पहले वाला सेकुलर इंडिया चाहिए, नया इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट रखा गया। 2014 से पहले आपको 2014 से पहले वाला इंडिया बेहतर लगता था? पब्लिक कह रही है
रूल इज रूल है। अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो तो फिर स्कूल का मतलब ही क्या हुआ? वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो ना कि कोई है नहीं। सेक्युलरिज्म है बेटा, स्कूल में भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना सब लोग। सेक्युलरिज्म कहाँ? सर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गायत्री में एक बार सुनिए नहीं सोहेब जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा। ये धमकाना बंद कर दीजिए। धमकाना नहीं, बिल्कुल धमकाना बंद कर दीजिए। गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो फिर पहले बता दें, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है। गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, तो रिलीजन गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है। ये धमकाइए मत गायत्री मंत्र। ना बिल्कुल इसको सुन लीजिए। एक सेकंड और हमारा हिजाब गलत। अमीश भाई, ये हमारा गायत्री मंत्र नहीं है, ये हम सबका गायत्री मंत्र। ये रिलीजन, ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र है, ये हिंदुस्तान का गायत्री मंत्र है। हम गायत्री मंत्र लेके मारते नहीं, हम बम नहीं फेंकते हैं। ये अल्लाह अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका? एक उदाहरण दिखाइए। ये तय नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सभी धर्मों का एहतराम करता हूं, मगर इन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र कट्टरता है। मैं बता दूं, मैंने किसी व्यक्ति को पूरे विश्व में नहीं देखा है जो गायत्री मंत्र बोलते हुए किसी की हत्या करता हो। ओम तो शांति का प्रतीक है। एक सेकंड अमीश भाई, एक सेकंड इन्होंने कहा, आपने ओम पे सवाल उठाया। इन्होंने कहा अरे अमीश भाई, गायत्री मंत्र में क्या होता है? देखिए, जब इन्होंने कहा गायत्री मंत्र गाना स्कूल में कट्टरता है, तो मैं कह दूं, मैंने किसी को विश्व में नहीं देखा है कि गायत्री मंत्र बोल के किसी को मारता हो, गला काटता हो या बम फेंकता हो। मगर मैंने ऑपोजिट जरूर मैंने जरूर ऑपोजिट सुना हो। जमाई साहब ने कहा कि ये गायत्री मंत्र गवाते हैं स्कूल में। मैं बता दूं, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, ये हिंदुस्तान का अंश है। कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान नाम से हिंदू भी हटा दो, कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान नाम से हिंदू हटा दो, हटा देंगे आप? हटा देंगे आप? और नहीं अमीश भाई प्लीज अलाउ करो, बहुत दिल को दुखने वाला विषय है। नहीं, ये बड़ा विषय है, ये प्लीज मैं जवाब देता हूँ। हिजाब के लिए कोर्ट ने कहा है, ये संबित पात्र है, और हम कौन होते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कट्टरता की बात है, गायत्री मंत्र कट्टर नहीं है जी। लेकिन वो लोग जो ये कहें कि गायत्री मंत्र हिंदुस्तान में हर शख्स को गाना होगा क्योंकि भारत का है, तो फिर ये कट्टर। किसने कहा हर शख्स को गाना होगा? नहीं, इन्होंने कहा स्कूल में नहीं, बंद होना चाहिए। मैंने कहा स्कूल में होगा। मैंने कहा स्कूल का प्रार्थना नहीं, आपने कहा स्कूल से प्रार्थना हट जानी चाहिए। मैं अभी कहता हूँ स्कूल से प्रार्थना नहीं हटेगी। क्यों हटेगी स्कूल से प्रार्थना? क्यों हटेगी स्कूल से प्रार्थना? कल को आप कहेंगे स्कूल में नमाज पढ़ना शुरू हो गया है। वैसे कर्नाटक के कई स्कूल में आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत जमाने से बहुत अच्छी बात है। 21वीं सदी में जहां भ्रूण हत्या, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा उसकी बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है, ये आज भी उनको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। हिजाब और कुछ नहीं है, अभी तक तो सिर्फ इतना ही है। अब आगे इन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। मुझे 10-30 सेकंड दीजिएगा अमीश जी। सांस्कृतिक तौर पर आप इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक आने वाली धरती हिंदू राष्ट्र है। मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी है, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी है, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह है, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 7वीं जनरेशन तक अगर वो नाम बताएंगे कोई राम और श्याम ही निकलेगा। इतनी परेशानी क्यों है अपने पूर्वजों को एक्सेप्ट करने में? और कोई किसी को प्रेशर तो नहीं दे रहा कि आप अपनी पूजा पद्धति बदल दीजिए। आपकी बात का जवाब। देखिए, मुस्लिम बेटियां तो सर ढकने के लिए या बाल ढकने के लिए हिजाब पहनती, इन लोगों ने अपने दिमाग में हिजाब डाल लिया है। इन्होंने अपने दिमाग में जो हिजाब डाल लिया, खराब है कि हमने दिमाग में डाल लिया है। ठीक है, हिजाब खराब है मतलब सुनिए, ये क्या बोल गए हैं बातों में? हिजाब खराब है? नहीं, खराब क्यों? आपने हमने दिमाग में डाल लिया है। इन्होंने दिमाग में इसलिए डाल लिया। क्या हो गया आज? अरे भाई, आपने करेक्ट कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, फतवा एक इधर भी जारी हो जाएगा। हाँ, मुस्लिम बेटियां जो है वो पढ़ना चाह रही थी। नहीं, ये हिजाब वाला दिमाग वाला हिजाब क्या था? अरे दिमाग में पर्दा है इनके। अरे पर्दे में दिमाग में पर्दा है तो पूरी महिला को अच्छा है, आप इनको कहते हैं। इसको पर्दे को हटाइए और आप पूरे महिला को पर्दे में दिमागी पर्दा है। ये क्या कहना चाहते हैं? अब बताइए थोड़ा, बताइए, दोस्ती निभाइए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि एक रोज नजर आई राह में चंद बेपर्दा बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा कि वो पर्दा जो तुम्हारा था क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप ही लोग था वो अकल के मर्दों पे पड़ गया। अच्छा, अब कुछ सवाल जो लोग आप कह रहे थे कम अकलमंद होती है महिलाएं, वो खड़े भी थे। आप बोलिए। पहला सर कि YouTube पे तो सर बिट्टा कराटे का भी कन्फेशन है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दूसरी बात कि सर आप लोग कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है धर्मों में,
तो फिर सर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसका विरोध क्यों होता है? पहली बात तो कि बिट्टा कराटे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बताइए ना क्या है आपका? कराटे को फौरन फांसी देना चाहिए, उसी तरह बाबू बजरंगी को भी देना चाहिए। एक तरफ बिट्टा कराटे तो दूसरी तरफ बाबू बजरंगी, दोनों ही कट्टर, दोनों ही हैवान। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लेके आइए ना। इस देश में 300 से अरे मत बोलिए लाइए, 370 बोलते थे, ले आए, राम मंदिर बनवाओ, इसी मंच पे बोला, बनवा दिया। इन्हें चैलेंज मत करा करो। सीए लेकर आए जो देश से बाहर की बात थी, उस पर तो 1 साल तक ये सड़क रोक कर बैठे रहे। आपको चैलेंज किया जा रहा है कि आप लेके आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेके तो आइए जरा। संबित पात्रा अभी पोस्टर लगा रहे थे, फिर खरबूजा बेचने लगे। बार बार मजाक मत उड़ाइए, कश्मीरी हिंदुओं का मजाक मत उड़ाइए। मुझे कश्मीर पे एक बात कहने दीजिए। अब देखिए, मैं खामोशी खड़ा हूं, मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूं। आप एंकर हैं, इसलिए इजाजत मांग रहा हूं। आप बोलिए 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड में 30 सेकंड आपके भाईजान चाहता हूं। 7 साल हो गए, आप कश्मीर के उन परेशान हाल मुहाजिर लोगों का जो कैंपों में पड़े हैं, उनकी पीड़ा को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। क्या स्टेप है? एक स्टेप बताइए कि आपने आज तक लिया हो। 7 साल से आप सरकार में, इससे पहले 2001 से लेके 4 तक वाजपेयी जी सरकार में रहे। एक स्टेप आपने लिया और फिर लेके आप उनके आंसुओं को बेच रहे। राजनीति, हमको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, वो लाखों लोग पड़े और आप उनके लिए राजनीति करते, उनके लिए कोई जवाब नहीं देते। उनको हम कहते हैं कि हम जाएंगे, पहली गोली खाएंगे, कश्मीरी पंडितों को उनके घर में भेजेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, इसलिए इनकी राजनीति डिपेंड करती है कश्मीर के पंडितों के ऊपर। अच्छा ठीक है, ओके। संबित पात्रा जवाब। देखिए ये सवाल हमसे कई बार आप आंसू बेच, कोई बात नहीं, इनको बोलने दीजिए, मैं शांति से जवाब देता हूँ। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं को आप तुरंत यहाँ से रवाना करिए और बसा दीजिए कश्मीर। अमीश भाई, केवल एक चारदीवारी बना करके कुछ गैस सिलेंडर, चूल्हा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज रख देने से घर नहीं बनता है। घर सुरक्षा से होता है। मैं आपको 2 कहानी बताता हूँ, वाकया, फैक्ट्स, जो इस मूवी में भी दिखाया गया है। गिरिजा टिक्कू जो महिला है, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी। वो एक लैब असिस्टेंट थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। जब ये माहौल बिगड़ा तो वो जम्मू चली गई। जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी नेबर थी, और वो एक मुस्लिम थी। उसने फ़ोन किया कि बहन गिरिजा, हम तो बेस्ट फ्रेंड है, अब माहौल ठीक हो गया, तुम जल्दी आ जाओ मेरे घर में, मैंने तुम्हारा सैलरी ले लिया है, आके तुम सैलरी लेके चले जाओ, तुम्हारे घर अच्छे से पलेंगे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पे विश्वास करके आ गई। बेस्ट फ्रेंड ने मिलिटेंट्स को अपने घर में, आतंकवादियों को छुपा कर रखा था। गिरिजा टिक्कू को वहीं अगवा कर लिया गया, आरी से 2 भाग में काटा गया। काटने से पहले उनको रेप किया गया और फिर गैंग रेप करने के बाद 2 भागों में काट करके गिरिजा को फेंका गया। वो जो इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, ये सच्ची कहानी, प्लीज मैं जब बोलने साल पहले और अब सुनना भी नहीं ऑब्जेक्ट करता हूं, अमीश भाई आप कंट्रोल करिए। आप सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, कहते हैं जो इतिहास से सीखता नहीं वो क्या हाल है। पहले आप एक्सेप्ट तो कर लीजिए, हर बात में सुन लीजिए। मेरा बोलने का अधिकार है, सुरक्षा का माहौल कैसे है, सर ऑडियंस भी बोल रही है। आप लोग अपने आप खड़े हो जाइए और बोलिए बोलने के लिए। संबित जी को आप अपनी बात को रखिए, लेट हिम स्पीक। देखिए, मैं किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूँ, शांति से सुन लीजिए, इसी का डिबेट हो रहा है। आपने अभी इंजीनियर साहब का नाम लिया, बालकृष्ण गंजू, बीके गंजू जी। बीके गंजू जी जब आतंकवादी उनके घर के बाहर आ गए, उनका नाम हिट लिस्ट में था, तो उनकी पत्नी ने कहा जल्दी जाके ना तुम वो कनस्तर है चावल का, उसमें छुप जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। तो वो दौड़ के जाके चावल के कनस्तर में छुप जाते हैं। उनके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनके नेबर होते हैं, वो कश्मीरी मुस्लिम थे। उन्होंने देख लिया तो उन्होंने आतंकवादियों का कनस्तर में गोली मारो, कनस्तर पे गोली मारा और वो मर गए। देखो एक सेकंड अमीश भाई, अगर मैं कश्मीर चला भी जाऊं, मैं कश्मीरी पंडित में चला भी जाऊं, मेरे घर के बगल में अगर रहमानी जी रहते होंगे और अगर वो आतंकवादियों को बोल दे कि यहां छुपा है पात्रा, मार डालो, तो मेरा घर, ये चारदीवारी को मैं क्या करूंगा? सोल्यूशन अगर क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन मानसिकता बदलिए। आप मानसिकता बदलिए, आप कट्टरपंथी को हटाइए, आप आतंकवादी मत बनिए, सोल्यूशन हो जाएगा। आप बुरहान वानी की आरती उतारते हैं। मैं बता दूं, आपने बोला सोल्यूशन। देखिए हर डिबेट पे ये बात होती है, 2 साल हो गए, संबित, आप वो मानसिकता कैसे मानी और ऑडियंस आप करेंगे। एक सेकंड, लेट मी स्पीक। मेरे कार्यक्रम में मुझे तो बोलने दीजिए। हर बारी ये पॉइंट आता है कि डिबेट में कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकल के आता, कुछ समाधान निकल के नहीं आता। अभी यहां बोला गया सरकार कहां है, सरकार कुछ करे। जब सरकार हिजाब पे कुछ करे तो भड़काओ आप,
सरकार कुछ करे। जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बना दे तो भड़काओ आप, सरकार कुछ करे। जब सरकार सीए ला दे तो बोलो कि मुसलमानों की नागरिकता जा रही है लेकिन एक मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही, वैसे की वैसी सलामत है, भड़काओ आप, लेकिन सरकार कुछ करे। उसके बाद कहा जाता है कि अपना दुख, दर्द और संवेदना भी जो है वो इतिहास है, उससे मत बताओ। कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई कहता है रात गई बात गई, कोई कहता है आज की बात करो, लेकिन सोल्यूशन इसका यही है कि कट्टरपंथ की विचारधारा को आगे मत बढ़ाओ। झूठ मत बार बार परोसो कि इस देश में मुसलमान आज सुरक्षित है, और इसमें बड़े बड़े कलाकार भी शामिल हुए जिन्हें बाद में बैकफुट पे जाना पड़ा क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि नहीं है असुरक्षित। अगर कहीं मुसलमान असुरक्षित है तो वो तालिबान में असुरक्षित है, वो सीरिया में असुरक्षित है, वो इराक में असुरक्षित है, भारत में असुरक्षित है। यहाँ पे डंके की चोट पे कहा जाता है कि रामलला का मंदिर हम नहीं बनने देंगे, उसके बाद भी सब कुछ सामान्य चलता है। जी, कोर्ट फैसला करती है। एक समाज अपने ईस्ट का मंदिर बनाना चाहता है, 50 साल तक वो इंतजार करता है कोर्ट का, उसके बाद भी कहा जाता है कि एक तब मुसलमान असुरक्षित है। ये भावना जगानी बंद करिए, ये किसी दिन आपकी गिरबान आके पकड़ेगी, और ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य को आप तब मुख मोड़ सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं पाएंगे, इसे रोक नहीं पाएंगे आप लोग। 75 साल से हिंदुओं की सरकार है, उसके बाद भी आप सिर्फ गिरबान ही पकड़ लेना, गोली मारेंगे क्या? सुरक्षा का भाव तो पैदा हुआ है। 60 साल से कश्मीर में कश्मीरियों को, पंडितों को, हिंदुओं को काट रहे थे। 370 हटाना क्या वहां सुरक्षा का भाव पैदा करना नहीं था? वहां पर लाल चौक पर जब पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था तब तो नहीं बोले आप? क्या उसको हटाना सुरक्षा का भाव नहीं था? क्या वहां पर इस देश के सभी इन्वेस्टर्स जाकर, बिजनेसमैन जाकर चीजें बेहतर करेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा? वैष्णो देवी जब आप अब से पहले जाते थे, 2014 से पहले, वहां पर जो खच्चर चढ़ाने वाले होते थे वो कहते थे क्या हिंदुस्तान से आए हो क्या? क्या आज जाकर वहां पर देखिए क्या सुरक्षा का भाव नहीं बढ़ा है? मैं कहता हूं अगर 60 साल से कोई परेशानी थी, अगर आप चाहते हो कि उसको 2 साल में खत्म कर दिया जाए, नहीं हो सकता, समय लगेगा, लेकिन गारंटीड होगा। और इनको दर्द इसी बात का है क्योंकि इनको पता है कि बदलाव कश्मीर में भी होगा। आप भेजिए, अगर सुरक्षा का भाव और आप एडमिट कर रहे हैं क्या आ गया तो भेजिए। कश्मीरी पंडित को भगाने के टाइम पे उनको ये बोला जाता था कि कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ या तो मर जाओ। ऐसा क्यों कहा जाता? अपने ही देश में रहने के लिए कन्वर्ट, मरना या भाग जाना पड़ेगा? ये आपको फिल्म से मालूम हुआ ना? हाँ तो सर वही तो उससे पहले मालूम नहीं हुआ था सर, वही तो चीज। पर ये तो हुआ था ना, मालूम हुआ ना अमीश भाई। रहमानी जी, मैंने अपनी दादी की दादी को देखा नहीं है, उसका मतलब थोड़ी कि मेरी दादी की दादी नहीं है। ये वो है, ये प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा यही लोग करते हैं। अमीश जी मैं जवाब दूं? मतलब गजब की बात है। अरे मस्जिदों से कॉल होती थी भैया, मस्जिदों से। मैं कहता हूँ क्या कॉल होती थी? जहन बनाना चाहते हैं, कॉल होती थी रालिफ, गालिब या चालिफ, ये कहा जाता था। रालिफ, गालिब या चालिफ ये कहा जाता था। इसका जो मतलब है, जो आपने बताया, वही एग्जैक्टली इसका मतलब है कि कन्वर्ट हो जाइए, या तो मर जाइए या तो भाग जाइए। यंग जनरेशन में एक झूठ बोला। क्या बोला? आपने कहा कि यहाँ से उस वक्त सरकार, जब 1990 में हुआ ये, तो उस वक्त सरकार जो है दूसरी थी, कांग्रेस। सर बाबू आपको बताऊं, उस वक्त सरकार कांग्रेस, ये सेंटर में बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। अडवाणी जी और वाजपेयी जी थे, और गवर्नर सेंटर की तरफ से भेजे जाते थे। जगमोहन जी 19 जनवरी को जाते हैं जम्मू इसलिए गए कि क्योंकि विंटर में जम्मू से ही कार्यक्रम होता है, सारे ठंड होती है ना, और गए, और उसी रात से वहां पे एक्सोडस शुरू हुआ। ये साजिश थी। मैं बता, उनके जाने से पहले 70 कश्मीरी आतंकियों को, जो वहां पे टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने कत्लेआम। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जगमोहन की जो साजिश है, जिसको एएस दौलत साहब ने, जो रॉ के पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने किताब में लिखा, उसको पढ़िए बेटा, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, उसको पढ़िए, पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का और जगमोहन का कितना सस्पिशियस रोल था। अब आपने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने और जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बचाया। राजीव गांधी ने जगमोहन ने तो कश्मीरी पंडितों को बचाया। आप झूठ मत बोलिए, झूठ क्या कश्मीरी पंडितों से पूछिए, अभी कृष्णगंज की बीवी से पूछिए। अभी मैं अमीश देवगन की फाइल्स खोलता हूं। अरे खोलिए, आपको जो फाइल राजीव गांधी ने अपनी फाइल आपकी बंद हो चुकी है। वो विपक्ष में कहा कि बीजेपी सत्ता में है, क्यों नहीं यहाँ से सरकार गिरा? राजीव गांधी को तो चिट्ठियां लिखते रहे। अरे जगमोहन, राजीव गांधी ने बोला फारूक अब्दुल्ला मेरा दोस्त है। अगर मोह थी, कश्मीरियों का दर्द नहीं था, आज कश्मीरी इससे रालिफ गालिब गायब नहीं हो जाता।
ओके वीपी सिंह की सरकार क्यों मैं नहीं आराम से गिराई? बोल अच्छा, सकता ठीक है। हूँ, ये अगर क्या है? कश्मीरियों का अच्छा, दर्द ठीक है, था आपने अपने आपके पास, वक्तव्य को रखा ना। आज झूठा फिल्म के नाम पर बेच रहे हैं कश्मीरियों को, फिल्म के नाम पर दर्द को बेच मजाक रहे है। हैं। क्या भाषा बोल रहे हो? कश्मीरियों को बेच रहे हैं। क्या भाषा है अभी जो आप अलाउ कर रहे हो? लोग क्या बोल रहे हैं आप? दर्द देख रहे हैं कि निकल निकल के बाहर आ रहे हैं एक फिल्म की भाषा वजह है, से। ऑब्जेक्शनेबल है, कैसी भाषा अतीत है? का ऑब्जेक्शनेबल है। हिसाब किताब नहीं, नहीं, पक्का होगा, अतीत का हिसाब किताब देना पड़ेगा कि उस वक्त गुनाहगार कौन था। और आज मैं ये मांग रहा हूं, जवाब दें उस वक्त जगमोहन के बारे में। अमीश भाई, पहले तो जो बहन ने कहा कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या छोड़ के चले जाओ, ये हर मस्जिद से कॉल दिया जाता था, कोई पाकिस्तान से कॉल नहीं होता था। पाकिस्तान ने बंदूक दिए थे, AK-47 दिए थे, चलाने वाले हाथ गद्दारों के ही थे। और याद रखिए, मस्जिदों से, कश्मीर के मस्जिदों से ये कॉल दिया जाता था और अपनी औरतों को छोड़ के जाओ ये कहा जाता था। अल सफ़ा सबसे बड़ी न्यूज़पेपर थी, उसमें इश्तिहार छपता था, अल सफ़ा हिंदू हो दफ़ा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तीसरी बात है, इन्होंने कहा कि जगमोहन जी 19 जनवरी 1990 को जम्मू और 22 तारीख को श्रीनगर पहुंचते हैं। तब तक हो चुका था एग्जोडस, और एग्जोडस कब से शुरू हुआ? 1988 से शुरू हुआ है। ये जो एग्जोडस 1990 का है, ये 7th एग्जोडस ऑफ जम्मू कश्मीर के पंडितों का है। और 1988 से ये मारने की प्रक्रिया नील का, मैं किसी के बीच में बोला था, अमीश भाई मैं ये बिल्कुल शो उचित नहीं है आपका। ठंड के दिनों ये में ऐसे नहीं हो श्रीनगर में सकता कोई अमीश भाई। काम नहीं होता सरकारी, वो जम्मू में ही अमीश भाई, होता ये है ऐसा- बर्फ की वजह से। अमीश भाई, समझ अच्छा, गए, इसलिए वो जम्मू में थे आपने अपने बोला, सरकारी कार्यकाल में बोला थे। ना, आपने बोला ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं, सही ओके, कर रहा हूं ना, ये आप जानबूझ के सारी मिस्टेक को करेक्ट young करिए। generation ओके, को ओके, you are misguiding पार्टी them। स्पोक्सपर्सन, लेट हिम स्पीक। ताकि उनकी एबिलिटी अभी ये खत्म हो बीजेपी जाए को analysis let them करने की। speak। चिल्ला सकते हैं तो क्या चाहते हैं कि ऐसे ही आपस में लड़ते रहें? देखिए अमीश भाई एक बात बताऊं, अमीश भाई एक बात बताऊं आपको। ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अगर अमीश भाई, अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमान, हम खतरे में हैं, अगर ये खतरे में ना होते तो सोचिए अभी क्या करते। खतरे में होकर हमें एक शब्द बोलने नहीं दे रहे। अगर खतरे में नहीं होते तो अभी तक तो हम दोनों जीवित होते कि चिंता नहीं होते। खतरे में होकर ये हालत है, बताइए। बावजूद 80% मतलब आप 7 साल के साथ मतलब मार ही दो अब लो, गर्दन काट ही दो, और क्या करें। 7 साल अब बाद भाई साहब बोल सकते हैं, हाथ जोड़ रहा हूं भाई, बोल सकते हैं, हिंदू बोल सकता है। 700 अब चलो हिंदू बोल भी नहीं सकता है, छोड़ नहीं, हिंदू बोल भी नहीं सकता है भैया। साल में आपको 80% तक बढ़ाया है भाई। मतलब आपने 80% आपने बढ़ाया, आपने बढ़ाया 80%। आपकी कृपा से कैसे 80%? आपकी कृपा से बढ़ा। हिंदू जो आज 100 से 80% हो गया, इन्होंने बढ़ाया है कि घटाया है? पूछो इनसे। आक्रांता राज कर रहे थे आप ही। अमीश भाई दोनों से बुलवा लो, मैं नहीं बोल रहा। क्या मतलब आप मुगलों को अपना क्यों मान लेते हैं? औरंगजेब से रिश्ता जोड़ते हैं, राम से रिश्ता तोड़ते हैं आप। मैं कोई रिश्ता नहीं देखो जोड़ रहा। अमीश ये भाई, तो आपने जो बोला इल्जाम ये लगाना हमारे मैं वो हमारे कह रहा हूं हम कि थे आप जब ये हमने तो भड़काते बढ़ाया। हैं। अमीश भाई, ये जो कश्मीर में लोग मारे गए उस पर इस प्रकार के बेशर्मी करना आपको लगता है, ये अभद्रता आपको मेरे को और इस शो को झेलना चाहिए? ये कश्मीरियों को, पंडितों का मारा जाना ये नौटंकी है? ये सब नौटंकी है? बिल्कुल नहीं। किसी महिला के साथ रेप होना नौटंकी है? मस्जिद क्या लुक एट हिज फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं हंसने का, आप महिलाएं हैं, आप भी मत हंसे प्लीज। किसी महिला के साथ रेप होना ये और ये हंसने का विषय नहीं है। कमीशन पर पूछा, ये विषय नहीं अमीश भाई, आई ऑब्जेक्ट इन योर शो। मैं न्यूज 18 के शो में ये ऑब्जेक्ट करता हूं कि जिस प्रकार का बिहेवियर आज शोएब जमाई ने दिखाया है, जब मैंने कहा कि कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये नोट किया जाए, जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी। आप यहाँ मत आइए प्लीज, प्लीज ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको दूर रखिए, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए। ये कुछ भी बम ला सकते हैं। नहीं ये फट जाएंगे, आपके घर में भी होगी। प्लीज नहीं आप दूर रहिए, 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 दूर रहिए। नॉट अबाउट ड्रामा करते हैं, इट इज नॉट अबाउट ड्रामा। पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे पास ना आए, हमको डर लगता है। पता नहीं क्या कर बैठे। नहीं ये विषय गंभीर है, हम तो उनके पास नहीं जा रहे हैं। ये पास क्यों आते हैं? ये क्यों पास आते हैं? इस प्रकार के मुद्रा के साथ ये पास क्यों आते हैं? ये हाथ उठा करके पास आना, हम इनके पास गए, हम इनके पास आए, ये हाथ उठा करके पास आना, हिंदू मुस्लिम पास नहीं आएंगे तो क्या? ये हाथ उठा के पास आएंगे? ये कट्टरता है। अरे हाथ कट्टरता है। देखिए जो रेप पर कमेंट अभी दिया गया, 75 जो ये आप मारने आएंगे, गायत्री मंत्र पर कमेंट अभी किया गया, उसके बारे में कुछ कहना चाहता है? आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, कोई कुछ कहना चाहता है? आप लोग देश के युवा है, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? हाथ खड़ा करिए, जो बोला चाहता है। एक हाथ खड़ा हो रहा है, बोलिए।
एक सेकेंड बोलिए, क्या पॉइंट है आपका? सर, जिस हिसाब से हिजाब कंट्रोवर्सी को इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, अगर वही हम गर्ल्स या वुमेन सिक्योरिटी के लिया जाए तो अभी तक जो साल में गैंग रेप के केस आ रहे हैं वो कम हो जाते शायद। बहुत बढ़िया सवाल है। और ये बहुत, जिस तरह से हिजाब की कंट्रोवर्सी को बढ़ाया गया और जिस तरह से हिजाब को मुद्दा बनाया गया, अगर उसकी जगह महिला सिक्योरिटी विषय होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप शोएब भाई, आप यहाँ पर गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ, वहां पे कश्मीरी महिलाओं के साथ जो हुआ, उसको लेकर आप जिस तरह की मुद्राएं अपना रहे थे, ये वाकई बहुत गलत था। इट इज ऑब्जेक्शनेबल। गलत इंटरप्रिटेशन है। आपने कश्मीरी फाइल को ड्रामा और नौटंकी कहा, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए कश्मीरियों से। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप कहता है ये नौटंकी है? कौन कहता है ये नौटंकी है? अरे शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी पंडित का मुद्दा अलग है। नहीं, देखिए जो लोग कश्मीरी पंडितों की इस त्रासदी की हंसी उड़ा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जवाब देगी। मेरा एक क्वेश्चन है कि बॉलीवुड में मुस्लिम मुल्क के ऊपर माय नेम इज खान मूवी बनी है, न्यूयॉर्क मूवी बनी है, हैदर, बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन जब हमने कुछ नहीं करा तो एक कश्मीर फाइल जो मूवी बनी है, इसमें हमारी कश्मीर पंडित के बारे में जब बात हो रही है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो इसलिए क्योंकि सच्चाई निकल कर बाहर आ रही है ना, वो इसलिए क्योंकि चरित्र सामने आ रहा है, कट्टरपंथ वो इसलिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जो अपने घर की महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं, वो दूसरों को कहां बाहर निकलने देंगे? मैंने एक सवाल पूछा तो सर ने बोला कि आपको जब फिल्म आई है उसके बाद पता चला, जब तक फिल्म नहीं आई थी तब तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, फिल्म आने के बाद ही क्यों उठाया गया? पूछिए इनसे। अरे वो आपसे पूछ रही है, ये सवाल आपके पास जवाब नहीं है तो हमने हमेशा उठाया। कहाँ हमने ये उठा रहे सर, अभी आपने ही बोला सर, कहाँ उठाया? सर अभी आपने ही बोला कि पंडितों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने लगातार उठाया और लगातार बोला गया। और जो बार बार इन्होंने कहा ना सरकार की बात, 1986 में अनंतनाग में एक 1986 में अनंतनाग में दंगा हुआ था, इन्होंने कुछ नहीं किया राजीव जी के सामने। जगमोहन जी ने राजीव गांधी को चिट्ठियां लिखी 10 से ज्यादा। बाकी तो जो नहीं बोले वो बोले। ठीक है, फाइनल वर्ड, क्योंकि सरकार से बड़े सारे सवाल हुए। संबित पात्रा, फाइनल वर्ड, 30 सेकंड। कश्मीरी फाइल्स मूवी में आप सबने देखा होगा, मुझे लगता है आपने देखा है। उसमें पुष्कर जी जो अनुपम खेर थे, वो हमेशा एक लिस्ट लेके चलते थे, एक प्रोटेस्ट का। क्या था? आर्टिकल 370 हटाओ, आर्टिकल 370 हटाओ। देखो, इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। जो कश्मीरी पंडित के प्रॉब्लम का मेन जड़ था अनुच्छेद 370, उसको मोदी जी ने हटाया। इन लोगों ने कहा खून की नदियां बहेंगी। ये वही दो लोग हैं जिन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 को छू के देखो हिंदुस्तान टूट जाएगा। और ये शोएब जमाई ने कहा था कि कोई भी तिरंगा तक नहीं उठाएगा। और रहमानी साहब कहते थे खून की नदियां बहेंगी। जिनके साथ आप सरकार में थे, आप नहीं थे। चलिए, मुझे इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना होगा, मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। लेकिन ये चर्चा वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है। कट्टरता तभी भारत को छोड़ेगी जब मानसिकता उससे बाहर होगी। जब हम ये नहीं मानने को तैयार है कि हिजाब अब पहनना स्कूल के अंदर, बाहर आप डालिए, अब गैर कानूनी है क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया है, तो उसको मानना पड़ेगा। राम मंदिर अगर बन रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 370 अगर हट रही है तो बोलना पड़ेगा कि भारत सरकार का प्रोगेटिव है, हटा रही है। सीए अगर कानून आ रहा है, उसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, उस पर झूठ और भ्रम नहीं फैलाना होगा। आप पूछते हैं ना, किसी डिबेट में सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन यही है कि आप झूठ बोलना बंद कर दें और कुल मिलाकर उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।